इनसेंटिव क्लासेस। गाइस, आज का हम लोगों का टॉपिक है समुद्रगुप्त के बारे में। जैसा कि हम लोगों का पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने गुप्त वंश की शुरुआत की थी और हम लोग उसमें चंद्रगुप्त प्रथम तक पहुंच चुके थे। तो आप हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में है। आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ओके गाइस, देखिए सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं जब, तो इनका कार्यकाल देखते हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो गाइस, जो इनका कार्यकाल था वो 335 से लेके 380 एडी तक का था। ओके, कार्यकाल के बाद सीधा हम लोग आते हैं कि इनकी माता का क्या नाम था। तो गाइस, इनके पिता तो जैसा कि सभी को पता है चंद्रगुप्त प्रथम के ही पुत्र थे। अब इनकी माता जो थी, इनकी माता थी लिच्छवी की राजकुमारी। ओके, तो ये लिच्छवी की राजकुमारी के पुत्र थे और इसीलिए इनको किस नाम से और जाना जाता था, इनको लिच्छवी दैहिक के नाम से भी जाना जाता था। ओके गाइस, किस नाम से जाना जाता था, लिच्छवी दैहिक। इसी तरह से इनकी और भी कई उपाधियां थी और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनकी जो और उपाधियां थी उनका नाम था पराक्रमांक, अप्रतिरथ, सर्वराज्य क्षेत्रवा या व्याध पराक्रम। गाइस, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य में कौन सा ऐसा राजा था जिसको अप्रतिरथ की उपाधि मिली या जिसको व्याध पराक्रम की उपाधि मिली। तो ऐसे करके क्वेश्चन पुट अप होता है, तो आप इन उपाधियों को याद रखिएगा। बात करेंगे राज्य विस्तार की गाइस। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उस समय में सबसे ज्यादा मान्यता मिली थी गुप्त वंश को, लेकिन जो सबसे ज्यादा राज्य विस्तार की बात आएगी तो वो समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। ओके गाइस, समुद्रगुप्त ने राज्य को क्या बना दिया था, साम्राज्य बना दिया था। राज्य विस्तार करते करते वो साम्राज्य कहलाने लगा था। तो सर्वाधिक विस्तार भी किसके समय में हुआ था, वो समुद्रगुप्त के समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। उन्होंने कई जीतें की थी, कई राज्यों को जो है जीत लिया था, इसीलिए उनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया, इन्हें कई जगह से जीतों का ही सामना हुआ है और कंटिन्यू ये जीतते ही गए हर जगह, इसलिए ही इन्हें स्मिथ ने, ओके गाइस, स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। देखिए, ये लाइन मैंने दोबारा भी लिख दिया तो आप इसे याद रखिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है और ये बहुत आता भी है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था, तो वो कहा था V.A. स्मिथ ने। ओके गाइस, V.A. स्मिथ ने। अब हम लोग बात करेंगे उपलब्धियों की। क्या बात करेंगे गाइस, उपलब्धियों की बात करेंगे। तो इनकी उपलब्धियां जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में लिखी है। हम लोगों को उपलब्धियों का वर्णन कहाँ से मिलता है, हम लोगों को मिलता है उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति से। गाइस, प्रयाग प्रशस्ति का जिक्र मैंने और भी कई जगह किया है, तो यहाँ पर ही प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो लिखी किसने है, वो लिखी है हरिशेन ने। ओके गाइस, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी है। हरिशेन क्या थे, इनके राज्य में हरिशेन का भी कोई स्थान होगा ना, इसीलिए उन्होंने इतनी ज्यादा इनके बारे में बातें लिखी है। तो वो लिखी है, वो कौन थे हरिशेन, वो इनके राज्य के विदेशी थे। विदेशी मतलब उस समय जो विदेशी का पद होता था वो आज के समय में रक्षा मंत्री जिसे को बोलते हैं, तो रक्षा मंत्री उसी को विदेशी बोलते हैं। तो विदेशी के पद पे हरिशेन नामक एक लोग थे और उन्होंने ही चंपू शैली में इनकी उपलब्धियों का वर्णन किया है प्रयाग प्रशस्ति में। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, वो लिखी है हरिशेन ने। और किस शैली में लिखी है, वो लिखी है चंपू शैली में। अब इनके बारे में बात करेंगे, इन्होंने जो जो युद्ध लड़े थे उन सब के बारे में बात करेंगे और कैसे उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, जब इनके युद्ध के बारे में पढ़ेंगे या फिर इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इन्होंने आर्यावर्त की विजय की थी। आर्यावर्त की विजय की और आर्यावर्त की विजय में इन्हें 9 राज्य को जीता था। इन्होंने 9 राज्यों को जीता था और इसे क्या बोला जाता था, इसे बोला जाता था आर्यावर्त राज्य प्रसवोद्धारण। ओके गाइस, क्या बोला जाता था इसे, आर्यावर्त राज्य प्रसवोद्धारण। ये एक नीतियां होती थी, जैसे कि इन्होंने दक्षिणावर्त नीति अपनाई
और दक्षिण में जितने भी राज्यों का विस्तार किया उसके बारे में, और उत्तर में जो किया उनके बारे में ये एक नीति के हिसाब से चलते थे। इसी तरह से जब इन्होंने आर्यावर्त राज्य कौन कौन से थे, जो उत्तर साइड में पड़ते थे वो सब आर्यावर्त राज्य थे। तो इन्होंने जब उत्तर की साइड को अपने साम्राज्य विस्तार करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्यावर्त की विजय। और इन्होंने उसमें कौन सी नीति अपनाई थी, तो वो प्रसवोद्धारण की नीति इन्होंने अपनाई थी। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद इन्होंने दक्षिणावर्त की तरफ बढ़े, मतलब दक्षिण की तरफ बढ़े। दक्षिणापथ की विजय की बात करेंगे जब, तो दक्षिणापथ की विजय में इन्होंने 12 राज्यों को जीता। और 12 राज्यों को जीतने की जो नीति थी इसको बोला जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। तो आप इसे भी याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर प्रसवोद्धारण था, उसी तरह से यहाँ पर है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। तो ये नीति भी क्वेश्चन पुट होता है कि जो दक्षिणापथ की नीति थी उसका क्या नाम था, या आर्यावर्त की जो आर्यावर्त की नीति थी उसका क्या नाम था। तो गाइस आप बताएंगे आर्यावर्त की नीति को प्रसवोद्धारण और दक्षिणापथ की नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति बोला जाता है। ऐसे ही जो ये नीति थी इसको धर्म विजय के नाम से भी जाना जाता है। धर्म विजय क्या है गाइस, देखिए जब कोई राजा किसी राज्य को जीत लेता है उसके बाद उस राजा को राज्य तो वापस कर देता है, लेकिन वो किसके अधीन हो जाते हैं, ये उसी राजा के अधीन हो जाते हैं जिसने उस राज्य को जीता होता है। तो इसे बोलते हैं धर्म विजय। तो धर्म विजय में इन्होंने भी यही किया। इन्होंने धर्म विजय में 12 राज्यों को जीता और उन राजाओं को राज्य वापस कर दिया। ओके, और क्या कर दिया, और तो इससे क्या होता है कि वो राजा जो हैं वो उस राज्य में अपना राज्य भी करते हैं, और वहाँ पर शासन किसका होता है, शासन किसके अधीन होता है, वो उसी राजा के अधीन होता है। तो इस तरह से ये कहलाती है धर्म विजय। इसके बाद धर्म विजय हो गई, मतलब कि इन्होंने दक्षिण के जितने राज्य थे 12 राज्य उनको विजय कर लिया, और आर्यावर्त में जो 9 राज्य उत्तर के थे उसको भी विजय कर लिया। अब आते हैं इनके 8वीं राज्यों की विजय पर। 8वीं राज्यों की विजय क्या थी गाइस, कि जो वन प्रदेश थे, ओके गाइस, जो वन प्रदेश थे उनको जीतने की ही जो नीति थी उसे 8वीं राज्यों की विजय बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आता है जबलपुर से लेके गाजीपुर तक का राज्य, MP, UP और वन प्रदेश, जितने भी वन प्रदेश थे उन्हीं को जीतना किसमें कहलाएगा, 8वीं राज्यों में कहलाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, ये जबलपुर से गाजीपुर तक का क्षेत्र माना जाता है। इसी तरह से सीमावर्ती राज्य, अब जो सीमा में पड़ते हैं उन राज्यों की विजय को बोला गया सीमावर्ती राज्यों की विजय। सीमावर्ती राज्यों में कौन कौन से आते हैं उसकी बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर है समतट। ओके गाइस, समतट बोलते थे बंगाल को, तो बंगाल की बात हो गई। समतट, हुआक में ढाका आ जाता है। ओके, ढाका हुआक बोलते थे, मतलब आज का ढाका जो है वो हुआक। कामरू में आ जाता है असम, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि कामरूप प्रदेश बोला जाता था असम को, तो यहाँ पर असम कामरू में आ जाता है। नेपाल, और फिर कर्तरीपुर। ओके गाइस, कर्तरीपुर में मतलब कि जलंधर में स्थित, जलंधर में बोला जाता है कि जलंधर के पास का जो क्षेत्र है वो बोला जाता था कर्तरीपुर। ठीक है, तो आप ये सीमावर्ती राज्य हैं, इन्हें भी याद रखेंगे कि सीमा के पास कौन कौन से राज्य हैं। अब हम लोग बात करेंगे विदेशी शक्तियों से संबंधित। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने वन प्रदेश, उत्तर के तरफ और दक्षिण की तरफ और सीमावर्ती राज्य सब तो जीत लिया है। अब आ जाते हैं केवल कौन से बचते हैं, जो विदेशी शक्तियां भारत में आई होती हैं वो। तो उनसे भी इनका बहुत ही अच्छा संबंध था और इन्होंने उनके भी कई राज्यों को पराजित करके उनके राज्यों को भी कब्जा कर लिया था। तो अच्छा व्यवहार था। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, उस समय कौन कौन सी विदेशी शक्तियां थी, तो वो हैं कुषाण, शक, मारुंड, श्रीलंका। ओके गाइस, तो ये जितने भी लोग थे जो शकों और कुषाणों के बारे में तो हमने पहले भी वीडियो बनाई है, तो आपने अगर नहीं देखी तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल पर। ओके गाइस, तो ये सब जो है विदेशी लोग थे और इनसे भी उनके संबंध अच्छे थे। और इसे कहाँ से कहाँ तक थे, तो पंजाब से लेके अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र था, वो अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र था, ये सब विदेशियों के कब्जे में था। तो इनसे भी उनका अच्छा संबंध था। तो गाइस, विदेशियों की बात हो गई।
विदेशी शक्तियों की भी बात हो गई। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा बचा नहीं जो अब जीतने के लिए हो। तो ये सब इनके बारे में बात हो गई। इसीलिए जो समुद्रगुप्त का राज्य था उसको बोला जाता है इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अश्वमेध यज्ञ की। तो गाइस जो अश्वमेध यज्ञ का जिक्र है वो प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता है। बाकी जो सब कुछ भी है वो सब प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है हरिशेर के द्वारा, लेकिन जो ये अश्वमेध यज्ञ की बात है ये प्रयाग प्रशस्ति में नहीं लिखा गया है। ये जो समुद्रगुप्त के समय में चलते थे सिक्के उनके द्वारा बताया गया है कि उस समय में एक अश्वमेध यज्ञ भी हुआ था। अब गाइस अश्वमेध यज्ञ तो तभी होगा ना जब साम्राज्य बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा और अब जो भी राज्य बचे होंगे छोटे मोटे वो आके लड़ाई कर लें, तो उनसे देखा जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का जिक्र होता है उनके सिक्कों में। ओके गाइस, सिक्कों की बात करें तो सिक्कों में कहीं कहीं पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, इसलिए इन्हें कविराज भी बोला जाता है और ये संगीत प्रेमी थे और इन्हें संगीतज्ञ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर लिखा हुआ है और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है और ये वीणा प्रेमी थे, वीणा बजाते हुए ही इनके सिक्कों में जिक्र किया गया है इनका। तो यहाँ पर सिक्कों की बात हो गई। सिक्के उनके समय में कई चलते थे, सबका बताना कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जरूरी समझा है वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बात करेंगे हम लोग वसुबंधु की। जैसा कि उनके समय में क्या था कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनको भी उनके राज्य में स्थान दिया गया था। तो जो उनके साम्राज्य में एक स्थान जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है वसुबंधु। ये एक बहुत बौद्ध भिक्षु थे। तो जैसे क्वेश्चन पुट अप होता है कि वसुबंधु किसके राज्य में थे, तो आप बताएंगे कि समुद्रगुप्त के समय में ही वसुबंधु थे। ओके गाइस, एक और क्वेश्चन आता है जैसे कि श्रीलंका के राजा मेघवर्षा को समुद्रगुप्त ने कुछ जमीन दी थी, गया में दी थी। ओके गाइस, बोध गया के पास ही समुद्रगुप्त ने कुछ जमीन श्रीलंका के राजा कौन थे? मेघवर्षा, उनको दी थी। किस लिए दी थी? वो दी थी बौद्ध विहार बनाने के लिए। ओके गाइस, बौद्ध विहार बनाने के लिए कुछ जमीन दी थी और इसे भी आप याद रखेंगे, इसे समझेंगे। ठीक है, कि समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा कौन थे? राजा वो थे मेघवर्षा को कुछ जमीन दी थी। ओके गाइस, तो इस तरह से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो किसके उपासक थे? तो वो थे विष्णु के उपासक। ओके गाइस, समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। वैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्त समय में, गुप्त काल में सबसे ज्यादा किसका प्रचलन था, किस देवता का प्रचलन था, तो आप बताएंगे कि उस समय विष्णु का प्रचलन था, विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती थी। तो वो भी आप मान के रखिए। और यहाँ पर अगर एक किसी पर्टिकुलर राजा का आ जाए तो भी आप बताएंगे यहाँ पर कि समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आप इसे समझिएगा, पढ़िएगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको दोबारा देखिए वीडियो, पक्का आपको कि पूरी तरह से ये लर्न हो जाएगी। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को इंसेंटिव क्लासेस। ओके गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।